वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर का मतलब ये है कि इसमें एक ही लाइन में क्वेश्चन होगा और उसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, ये पढ़ना क्यों जरूरी है? ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके पढ़ने से कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 1 से। ठीक है, चैप्टर वाइज को स्टार्ट किया है। एक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट लाइंस बन सकती हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछे जा चुके हैं, उनको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में लिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन करके आने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से हमारे वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर है। देखिए, इसमें क्वेश्चन भी होगा और साथ साथ में आंसर भी होगा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पड़ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग के पास है चाल कैसी राशि है। चाल का मतलब क्या है? स्पीड। ठीक है, हम लोग जानते हैं चाल जो हमारी अदिश राशि है, स्केलर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पूछा गया है किसी पिंड के विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। नेक्स्ट है ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण, त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन, को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बताया गया है? यदि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण को दुगना कर दिया जाए तो भार होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या है? जी की वैल्यू को दुगना कर दिया जाए। जैसे जी की वैल्यू हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं? 9.8 लेते हैं, या फिर सिंपल के लिए 10 लेते हैं। अगर इसको डबल कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो वेट भी उसका क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, उसका भार भी दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया पिंड का वेग क्या होगा जब h ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो। कोई वस्तु जब है h ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो तब उसका वेग मतलब कि वेलोसिटी क्या होगा? तब उसका वेलोसिटी होगा √2gh। ठीक है, यानी कि v √2gh। ठीक है, तो ये उसका क्या जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। आनत तल पर सरक रहे पिंड का त्वरण कितना होता है? आनत तल क्या होता है? आनत तल का मतलब होता है इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस पर कोई बॉडी है जो कि सरक रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण होगा जी साइन थीटा। क्या होगा? जी साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है गतिमान पिंड। ठीक है, यानी कि कोई बॉडी मोशन में है, गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा बल में संबंध व्यक्त करता है। तो गतिमान पिंड के द्रव्यमान मतलब कि मास और फोर्स में संबंध व्यक्त करता है। कौन संबंध व्यक्त करता है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या करता है? मास और फिर फोर्स में रिलेशन बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है डी एलम्बर्ट सिद्धांत किस नियम पर कार्य करता है? तो ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ पे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बंदूक का पीछे हटना गति के किस नियम से संबंधित है। हम जानते हैं जब बंदूक को फायर किया जाता है तो पीछे की तरफ झटका देता है, तो वो किससे संबंधित है? न्यूटन थर्ड लॉ से। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या है? न्यूटन के तृतीय नियम से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम यहाँ पर दिया गया है P-ma = 0। अगर ये जब ऑप्शन में दे देगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम तो हम लोग जानते हैं F = ma। तो वही चीज है, बस F के जहाँ पे क्या लिख दिया गया है? P लिख दिया गया है। P m में, और जब m एक उधर ले आएंगे तो P-ma = 0 हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब कोई पिंड गुरुत्व बल के कारण स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसका भार क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, ये बहुत बार आप पढ़े होंगे कि जब लिफ्ट फेल हो जाती है तो नीचे गिरते समय कितना भार महसूस होगा? तो शून्य होगा। वही चीज वस्तु के लिए भी है। ठीक है, जब कोई पिंड गुरुत्व
बल्कि कारा स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका भार कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा, एक के बराबर या एक होता है। देखिए यहाँ पूछा गया किस उत्तोलक में जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो एक से ज्यादा हो सकता है, या फिर एक के बराबर हो सकता है, या फिर एक से कम हो सकता है। ये होता है फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर। ठीक है, फर्स्ट टाइप लीवर में ऐसा होता है। तो यहाँ बताया गया प्रथम वर्ग के उत्तोलक में ऐसा होता है कि उसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा हो सकता है, एक के बराबर हो सकता है, या फिर एक के कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या पूछा गया, इसमें बताया गया है किसी उत्तोलक में आलंब, भार और प्रयास के बीच होता है। देखिए इसका ध्यान से पढ़िएगा, किस उत्तोलक में आलंब जो होता है वो भार और प्रयास के बीच में होता है। तो अगर हम लोग कैंची का एग्जांपल लें, ठीक है, तो कैंची इस तरीके का कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्रयास लगाते हैं, बीच में क्या लगता है, एफोर्ट लगता है, यानी कि आलम फलक्रम व्यक्त दिखाते हैं, और यहाँ पे क्या लगता है, लोड लगता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए आलम कहाँ हो गया, बीच में, और भार और प्रयास के बीच में आलम्ब होता है, यानी कि ये जो कैंची होता है कौन सा उत्तोलक होता है, फर्स्ट क्लास का उत्तोलक होता है। तो यहाँ पे बताया गया प्रथम वर्ग का उत्तोलक में, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी लीवर के अंतर्गत ऐसा होता है कि आलम, भार और प्रयास के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा है किस उत्तोलक में भार आलम और प्रयास के बीच में होता है। भार, ठीक है, देखिए सेकंड जब सरौता जो एक एग्जांपल है, ठीक है, इसमें इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा फलक्रम होता है, बीच में लोड लग रहा होता है। ठीक है, तो ये कैसा किसका एग्जाम्पल है, ये सेकेंड टाइप ऑफ लीवर का है, सेकेंड कैटेगरी लीवर का है। तो इसमें होता क्या है कि भार जो होता है, हमारा वेट जो होता है वो फलक्रम और एफर्ट के प्रयास के बीच में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है, क्या उदाहरण है, तराजू है। ठीक है, तराजू में भी क्या होता है, इस तरह के जो आप तराजू देखे होंगे। ठीक है, तो इसमें एक तरफ वेट रखा जाता है, ठीक है, और एक तरफ एफर्ट रखा जाता है, और बीच में फलक्रम लगा होता है। या फिर प्रथम का उत्तोलक और क्या है, कैंची है। ठीक है, और जो है हल, ठीक है, या फिर जो कोहनी है, इस तरीके के एग्जाम्पल इसमें है। तो सारे एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, तो चिमटा में क्या होता है, चिमटा हमारा इस तरीके का होता है। तो इसमें क्या होता है, भार यहाँ पे होता है, ठीक है, वेट, और एफर्ट हम लोग बीच में लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फलक्रम होता है। तो ये थर्ड जो है क्लास का लीवर है, यानी तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण क्या है, सर होता है, जो कि हमने अभी बताया आपको यहाँ पे। तो आपको लीवर के एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। ठीक है, कि फर्स्ट लीवर में कौन कौन से है, सेकंड में कौन कौन से है, थर्ड में कौन कौन से है, और उनकी स्थितियां भी याद कर लेनी है। ठीक है, कि भार किसके बीच में आता है, कब आलम कब आता है, ये तीनों केस आपको याद कर लेना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट पेज पे, अगर फर्स्ट क्लास की बात करेगा तो आपको एग्जाम्पल में कैंची याद रखना है। ठीक है, सेकंड की बात करेगा तो आपको सरौता याद रखना है। ठीक है, अगर थर्ड क्लास की बात करेगा तब आपको चिमटा याद रखना है। ठीक है, तो आपको चिमटा याद रखना है, इसी से सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तीन एग्जाम्पल याद रहेगा तो इसकी स्थितियां आपको समझ में आ जाएंगी। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है किस उत्तोलक में आलंब भार और प्रयास के बीच में होता है। ठीक है, आलंब भार और प्रयास के बीच में होता है। तो आलम कब बीच में होता है, कैंची में भी क्या होता है, बीच में आलम होता है। कैंची को अगर इससे बनाएंगे तो आलम कहाँ आता है, बीच में आता है। ये कोई प्रथम वर्ग के उत्तोलक में। ठीक है, आगे देखते हैं किस उत्तोलक में भार आलम व प्रयास के बीच में आता है। तो भार कब बीच में आता है, भार आता है सरौते में। तो ये हो गया द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रथम वर्ग का उत्तोलक का उदाहरण है तराजू, अभी हमने पीछे भी देखा। ठीक है, नेक्स्ट चिमटा की श्रेणी का उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, नेक्स्ट द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण सरौता है।
ठीक। तो अगर आप इस लीवर के टॉपिक को छोड़िएगा मत, उसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उससे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बन करके आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए और क्या पूछा गया है इसमें। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। ये किसका परिभाषा है? मैकेनिक्स का, यांत्रिकी का। क्या परिभाषा है इसकी? यह विज्ञान की वह शाखा शाखा है जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार तथा उनका उस पे प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। बलों का क्या प्रभाव उस पे, उसका अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? यांत्रिकी। ठीक है, मैकेनिक्स। नेक्स्ट, बल लगाने पर जिस पिंड के आकार में बहुत कम या फिर नगण्य परिवर्तन होता है उसे माना जाता है, उसे क्या माना जाता है? दृढ़ पिंड माना जाता है, या फिर उसे कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट, वेग परिवर्तन के दौर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। ये चीज तो आप बहुत पहले से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिंड की सहती, इसका मतलब क्या होता है? मास, द्रव्यमान, तथा उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है। संवेग इस फील्ड को क्या लिख सकते हैं? उसका जो मास है, ठीक है, और उसका वेग, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मोमेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, कोणीय वेग का मात्रक। ठीक है, यानी कि इस तरीके से कोई रेडियस में मूव कर रहा हो इस तरीके से, उसको वो क्या बोलते हैं? कोणीय वेग। और इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? कोणीय त्वरण का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों बस इतना अंतर है वेग में और त्वरण में, कि त्वरण में सेकेंड पर स्क्वायर लग जाता है, बस इतना ही। ठीक है। आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट, बल आघूर्ण का मात्रक होता है, बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है। जब हमने थियरी पढ़ाया था उसमें भी हमने इसको बताया हुआ था। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये पहला चैप्टर है तो थोड़ा इजी है, तो यहाँ से बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। लास्ट में देखिए, एक दृढ़ पिंड या वस्तु के किसी बिंदु पर यदि कोई बल क्रिया करता है तो यह बल अपनी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर जो वस्तु के साथ दृढ़ता से जुड़े हैं क्रिया करता हुआ माना जा सकता है। ये क्या कहलाता है? ये बल के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। कोई बॉडी है, ठीक है, उस पर कोई बल लग रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बल लग रहा है अब, तो अगर ये पॉइंट इसके पिंड के साथ दृढ़ता से जुड़े हुए हैं और उसी क्रिया रेखा पे हैं, तो इस बल को यहाँ पर भी काम करता हुआ, या फिर यहाँ पर काम करता हुआ, या फिर यहाँ पे काम करता हुआ भी माना जा सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बल की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, इतना क्वेश्चन भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप समझ जाइए नहीं कुछ तो मोर देन 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। अब इसी से घुमा फिरा के 50 क्वेश्चन भी बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के। ठीक है। तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अगर टेलीग्राम पे नहीं मिलता है तो आप इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम इसे आगे भी कंटिन्यू रख सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।